गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर 5th एडल्टहुड। इसके बारे में बताया था कि एडल्टहुड को आगे 2 स्टेजेस में बांटा गया है। नंबर 1 अर्ली एडल्टहुड जो कि 18 to 40 ईयर्स की होती है। नंबर 2 मिडिल एडल्टहुड जो कि 40 to 60 ईयर्स तक इसकी एज होती है। जो अर्ली एडल्टहुड होती है इसमें जो एडोलसेंट से अब एडल्टहुड हो जाता है, तो इसमें वो अपने ट्राई टू डेवलप मोर एंड मोर क्वालिटीज सो दैट दे कैन अचीव थिंग्स विच दे डिजायर्ड बट कुड नॉट गेट ड्यूरिंग एडोलसेंट। तो इस समय में जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर स्किल और क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं ताकि वो अपने जो चाहते हैं उनको पूरा कर सकें, जो एडोलसेंट के टाइम वो नहीं कर पाए थे। और 25 ईयर्स तक की जो एज होती है उस समय जो पर्सन है उससे अपनी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो उनके नए इतना अंडरस्टैंड हो जाता है कि उससे लोग क्या चाहते हैं इस बारे में जानने लग जाता है। तो इस समय उसके 2 मेन कंसर्न होते हैं, नंबर 1 वोकेशन और नंबर 2 करियर। वोकेशन के बारे में बताया था कि इसमें बहुत ग्रेट कंपटीशन, रॉन्ग चॉइसेस और प्रोफेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें वो कैरी करता है, जो एडोलसेंट हैं एडल्टहुड में कैरी करते हैं। इसके अलावा मेन कंसर्न होता है उनका दूसरा मैरिज एंड फैमिली, मतलब विवाह करके अपना परिवार बसाए। 18 to 40 ईयर तक की जो हमारी एज है इसके बीच की है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडोलसेंट के ऊपर। जो एडोलसेंट है उससे अब एडल्टहुड में आने के बाद उसकी यह जिम्मेवारी बन जाती है। उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, मैरिज एंड फैमिली। एज एन एडोलसेंट ए पर्सन हैज वेरी डिफरेंट व्यू ऑफ मैरिज। इट इज समवट रोजी एंड स्टारी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज रोमांटिक इमेजिनेशंस। जो एडोलसेंट पीरियड होता है उस समय में हमारी जो मैरिज को लेकर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। उस समय हम जैसे फिल्मों में देखते हैं कि यह बहुत रोमांटिक होता है या जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है उस तरह से हम सोचते हैं, लेकिन अब एडल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट कर देते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि मैरिज एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रियलिटी पे बेस है। ही अंडरस्टैंड मैरिज एज कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल। द यूथ एडल्ट डजंट want to rush and want to select his life partner considering many aspects। अब वो जल्दी से मैरिज नहीं करना चाहता, वो अपने पार्टनर में वो सारे गुण चाहता है कि जिससे उसकी लाइफ इजी हो। ही और शी प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर द वेरियस एडजस्टमेंट वन हैज टू मेक आफ्टर मैरिज। लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अब तैयार हो जाते हैं कि उन्हें मैरिज के बाद क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। हिज सोशल, फैमिली एंड प्रोफेशनल सक्सेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हिज सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। अब उन्हें समझ आने लग जाता है कि उनका सामाजिक और पारिवारिक जीवन जो है वो एक सफल प्रोफेशनल के लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पूरी जो हमारी लाइफ है, चाहे फैमिली लाइफ का हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ का हो, उसके लिए सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का होना भी बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए वो अब जल्दी से मैरिज नहीं करना चाहते। कुछ जो अपने उनके दिमाग में होता है उसके आधार पर भी वो अपने पार्टनर को सिलेक्ट करना चाहते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन द कपल इज मैरिड इन देयर mid-20s, the chances are that they can adjust easily in comparison to people who marry at later age, as their basic habits become strong rooted and it becomes difficult for an individual to change them and accept new ways of life। ऐसा देखा जाता है कि जिनकी मैरिज 25 mid-20s मतलब 25 ईयर की एज तक हो जाती है, उनकी मैरिड लाइफ ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। क्यों होती है कि दोनों ही अभी एक तरह से कच्ची उम्र के होते हैं और सॉफ्ट कॉर्नर होता है दोनों के दिलों में, और ये कह सकते हैं कि जो आपस में उनके चेंज करने होते हैं उस टाइम तक वो हैबिट्स उनकी पक्की नहीं होती, एक दूसरे की इजी के हिसाब से वो चेंज कर लेते हैं। उसके मुकाबले
जो जिनकी लेट उम्र में शादी होती है, क्योंकि तब तक हैबिट्स और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है किसी चीज़ को वो लेकर बन चुकी होती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और हम अपने आप में तब परिवर्तन करना नहीं चाहते। तो बाद में जो मैरिज की जाती है, लेटर मैरिज होती है, तो वो कम ही सक्सेसफुल हो पाती है। इसके अलावा जो मैरिज 25 ईयर तक हो जाती है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है। For a good marriage, it is necessary for both the partner to live their idiosyncrasies and accept each other habits and respect. जब हम मैरिज करते हैं तो दोनों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वो अपने जो टेम्पर है उसको थोड़ा सा चेंज करें और एक दूसरे की हैबिट्स की रिस्पेक्ट करें। आफ्टर मैरिज द लाइफ pattern undergoes drastic change and both the partners have to make many adjustments in married life. They are as follow. मैरिज के बाद दोनों की लाइफ में ही बहुत भीषण मतलब ड्रास्टिक टफ चेंज आता है और दोनों को ही अपने जीवन में बहुत सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं मैरिड लाइफ में, वो जो कि निम्न हो सकती हैं। नंबर 1, relationship between husband and wife. Before marriage, husband and wife have their own views but ideal spouse. But if their ideas don't match and the values, thoughts and upbringing of both the spouse are very different. मैरिज से पहले हस्बैंड और वाइफ दोनों के अपने अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन बेस्ट मैरिज लाइफ तब होगी जब वो अपने जो वैल्यू हैं, थॉट्स हैं, उनको एक दूसरे से मैच करेंगे। अगर वो मैच नहीं करेंगे, उनकी कोई भी वैल्यू थॉट्स आपस में मैच नहीं करेंगे, तो उनकी मैरिड लाइफ खतरे में जा सकती है। अगर उनमें आपस में सही से अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती तो this is very different from each other. They find great difficulty in adjustment with each other. उन्हें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने में तकलीफ हो सकती है। For a successful marriage life, a mutual give and take attitude is very important. दोनों का ही एटीट्यूड एक दूसरे के तरफ अच्छा होना चाहिए। Both should resolve their differences in an amicable way and try to meet each other halfway. दोनों को ही अपने विचार थोड़े से मिलाने चाहिए। They should try to change their own rigid thoughts. जो उनका अहम है उसकी तरह से ना सोचकर एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो उनकी लाइफ में हार्मनी क्रिएट एंड पीस क्रिएट हो सकता है। नंबर 2, sexual adjustment. It is very necessary for the both the partners have to understand each other's sexual expectations and try to match and adjust with each other sexual desire. एक दूसरे की सेक्सुअल एक्सपेक्टेशन को पूरा करना उनका हक होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो भी उनके बीच में झगड़े वगैरह हो सकते हैं। दिस कैन क्रिएट ए वेरी मेजर प्रॉब्लम। मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट एंड गिविंग अलाउंस फॉर देयर सेक्सुअल डिजायर इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ए सेक्सुअल मैरिज लाइफ। नंबर 3, इकोनॉमिक एस्पेक्ट. When the economic status of the partner doesn't match with the expectations of other partner, it becomes an hazard in marital adjustment. अगर अब इकोनॉमिक स्टेटस में भी दोनों का मैच नहीं होता तो यह भी एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है. Both the partners should try to live within economic means and try to find out way to improve their income, such as taking up a job by non-working partners. ऐसा तब होता है जब कि जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा हो और आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो. तो ऐसी स्थिति में दोनों ही पार्टनर्स को इकोनॉमिक्स मीन्स को अपने आर्थिक स्तर को देखते हुए कार्य करना चाहिए और अपनी जो इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए सैलरी में, और अगर नॉन वर्किंग है तो वर्किंग स्टार्ट कर देनी चाहिए.
बाय इन्वेस्टिंग वाइजली इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मैरिज। जो बचत करने के तरीकों को भी यूज करना चाहिए। इन एनी केस वट एवर स्टेप्स आर टू बी टेकन टू इम्प्रूव इकोनॉमिक्स कंडीशन बोथ द पार्टनर्स शुड एग्री ऑन द डिसीजन। वो अपनी इकोनॉमिक्स कंडीशन को सही करने के लिए जो भी निर्णय लें, दोनों का ही इसके लिए डिसीजन लेना आवश्यक हो जाता है। नंबर 4, रिलेशन विद इन लॉ। रिलेशनशिप विद इन लॉज इफेक्ट द मैरिज ऑफ ए कपल वेरी मच। इट इफेक्ट द वुमेन मोर इफ देयर इज फ्रिक्शन विद इन लॉ। जो ससुराल वालों से संबंध है वो भी हमारी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अगर ऐसा होता है तो वुमेन ज़्यादा इफ़ेक्टेड रहती है, क्योंकि वो इन लॉज के घर रहती है। तो इस पर अगर उनके इन लॉज से संबंध अच्छे नहीं होते तो वुमेन्स पर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजियस मैरिज टेंड टू हैव मोर इन लॉज फ्रिक्शन, इट इज़ ऑब्जर्व्ड। यह देखा गया है कि प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह और जो अंतर धार्मिक विवाह है उनमें इन लॉ से ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, इसमें खींचातानी ज़्यादा रहती है। बोथ द पेरेंट्स कैन वर्क पॉजिटिवली इन क्रिएटिंग गुड इन लॉ रिलेशनशिप। अगर पति पत्नी दोनों चाहें तो अपने पेरेंट्स से सही ढंग से रिश्ता रख सकते हैं और दोनों खुश रह सकते हैं। गुड इन लॉज रिलेशनशिप हेल्प इन प्रोवाइडिंग गुड फाउंडेशन फॉर ए हैप्पी मैरिड लाइफ। अपने इन लॉ से अच्छे संबंध भी हमारी अच्छी मैरिड लाइफ के लिए साबित हो सकते हैं। नंबर 5, पेरेंटहुड, मतलब पेरेंट्स बनने की इच्छा, जब मतलब माता पिता बनना। आफ्टर मैरिज व्हेन द कपल बिकम पेरेंट्स देयर मैरिटल लाइफ अंडरगोज ए सिग्निफिकेंट चेंज। मैरिज के बाद जब वो पेरेंट्स बनते हैं तब भी उनकी जो वैवाहिक स्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। फॉर देम देयर चिल्ड्रन एंड देयर वेल बीइंग बिकम्स प्रायोरिटी। इस समय उनके लिए उनका बच्चा और बच्चे का सही ढंग से पालन पोषण ही उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाता है। अ मैन बिकम सीरियस अबाउट हिज प्रोफेशन एंड ट्राई टू अर्न मोर टू प्रोवाइड ए बेटर life to his children. Mother also give more attention to their children and some even leave their vocation if the choice is between her children and career. तो पिता है वो बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशन के प्रति सचेत हो जाता है ताकि वह बहुत ज़्यादा कमाकर अपने बच्चे को अच्छी लाइफ दे सके। और जो मदर होती है वो भी अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा अटेंशन हो जाती हैं और अगर उन्हें अपने करियर और बच्चे में से कुछ चूज़ करना पड़े तो वह अपने बच्चे को ही चूज़ करती है। पेरेंट्स चेंज देयर आउटलुक एंड पर्सनैलिटी आफ्टर बिकमिंग पेरेंट्स एज दे वांट टू प्रेजेंट देमसेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे बिफोर देयर चिल्ड्रन एंड सेट एन एग्जाम्पल सो दैट आल्सो बिकम गुड ह्यूमन बींग्स। और माता पिता बनने के बाद उनका पर्सनैलिटी में भी चेंज आ जाता है क्योंकि वो अपने बच्चों के सामने ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि वो एक अच्छे माता पिता हैं, एक अच्छे इंसान हैं, ताकि बच्चे भी वैसे बने। बट समटाइम्स दे एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम देयर चिल्ड्रन एंड दिस क्रिएट्स टेंशन एंड अनहैप्पी इन्वायरमेंट इन देयर होम। लेकिन किसी टाइम कभी कभी हम बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं तो उस समय घर में अनहैप्पी वातावरण बन जाता है। इसके अलावा भी बर्थ ऑफ ए हैंडीकैप्ड चाइल्ड क्रिएट्स प्रॉब्लम इन द मैरिटल लाइफ ऑफ द कपल। किसी हैंडीकैप्ड चाइल्ड का बर्थ हो जाना भी मैरिटल लाइफ में एक प्रॉब्लम बन सकता है, उनमें रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। In conservative homes, birth of girls create tension between husband and wife. कई परिवारों में लड़की का जन्म होने पर भी उनके हस्बैंड वाइफ के बीच में तनाव पैदा हो जाता है। मिसएडजस्टमेंट एंड डिवोर्स, जो हमने अभी पॉइंट सारे रीड किए हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग, सेक्सुअल एडजस्टमेंट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट और पेरेंटहुड, अगर ये सारे सही हैं तब तो है ठीक। अगर इनमें से कोई एक में भी प्रॉब्लम हो तो वो मिसएडजस्टमेंट और डिवोर्स का कारण बन जाता है। तो जो हमने टॉपिक अगर अच्छे से लर्न कर लिए हैं तो इनका अपोजिट हो जाएगा डिवोर्स का कारण और
हस्बैंड और वाइफ में टेंशन जो जिन कारणों से होती है उनके बारे में बताया गया है कि डिवोर्स के कारण क्या हो सकते हैं। समटाइम्स हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट एबल टू एडजस्ट विद ईच अदर एंड डिवोर्स इज इनवाइटेबल। Though of India, divorces are not common as in Western countries. In India, because of social pressure and family pressure, couple try to adjust and avoid divorce. There are many causes of divorce. कभी कभी दोनों पति पत्नी में एक दूसरे से एडजस्टमेंट नहीं कर पाते तो डिवोर्स ले लेते हैं, जबकि इंडिया में यह सिस्टम नहीं चलता जैसा कि पाश्चात्य देशों में बहुत चलता है, क्योंकि हमारे देश में समाज के कारण और परिवार के कारण जो कपल हैं ट्राई करते हैं कि आपस में एडजस्टमेंट करते हैं और डिवोर्स ना लेना ही बेहतर समझते हैं। फिर भी देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ डिवोर्स के कई कारण हो सकते हैं, जैसे द पर्सनैलिटी ऑफ पार्टनर्स डजंट मैच विद ईच अदर लीड टू क्वारल्स। एक दूसरे की पर्सनैलिटी से संतुष्ट ना होना या मैच ना होना झगड़ों का कारण बन जाती है। इमेच्योर पेरेंट्स एंड फाइंड डिफ़िकल्टी इन एडजस्टमेंट। अगर परिपक्व व्यवहार ना करें पेरेंट्स तो भी यह मिसएडजस्टमेंट का कारण बन सकता है। इंटरकल्चरल एंड रिलीजियस मैरिज ऑफन लीड्स टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स वेज ऑफ लाइफ पार्टनर्स। जो कि अंतरजातीय विवाह होते हैं, कई बार विवाह करने के बाद हमें पता चलता है कि उनके रीति रिवाज हमारे से अलग हैं, तो ये कारण भी डिवोर्स का हो सकता है, क्योंकि वो ईच अदर्स के जो वे ऑफ लाइफ है पार्टनर उससे सेटिस्फाई नहीं होते। सेक्सुअल मिसमैच, इम्पोर्टेंसी एंड इनफर्टिलिटी, नॉट एबल टू बियर चिल्ड्रन। कई बार नपुंसकता, इनफर्टिलिटी और अगर बच्चे पैदा ना हो तो भी डिवोर्स का कारण हो जाता है। बोथ पार्टनर्स रिगिड एंड नॉट रेडी टू मैंड देयर वेज एंड व्यूज। बहुत ज़्यादा उनका आपस में गलत व्यवहार और एक दूसरे के व्यू को ना समझने के कारण भी डिवोर्स होता है। निगलेक्ट ऑफ फैमिली ड्यू टू पर्सनल गोल्स। अपने फैमिली ड्यूटी पूरी ना करना किसी पर्सनल गोल्स के कारण डिवोर्स का कारण बन जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इज ए कॉज ऑफ डिवोर्स। बैड हैबिट्स सच एज ड्रिंकिंग, टेकिंग ड्रग्स एंड एक्सेट्रा। पुअर इन लॉज रिलेशनशिप एंड दियर इंटरफेरेंस। इन लॉ का पुअर होना और उसका परिवार में ज़्यादा इंटरफेयर करना भी डिवोर्स का कारण हो सकता है। ड्यू टू डिवोर्स बोथ पार्टनर लूज मेंटल हेल्थ, पीस एंड बिकम फ्रस्ट्रेटेड। चाहे डिवोर्स किस कारण से भी हो, लेकिन दोनों ही पार्टनर एक तरह से मेंटल हेल्थ अपना जो मेंटली उनका होता है वह बिगड़ जाता है, मेंटल लेवल अपनी शांति खो देते हैं और फ्रस्ट्रेटेड तनाव में आ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। इट शोज ऑन दियर रिलेशनशिप आल्सो। इसका प्रभाव उनका और संबंधों पर भी पड़ता है। दे डोंट लाइक टू मिक्स अप विद अदर पीपल। वह और लोगों के साथ भी अब मिक्स नहीं होना चाहते। दियर परफॉर्मेंस इन ऑफिस आल्सो सफर्स। ये डिवोर्स के जो हैं इल इफेक्ट्स हो गए, वो ऑफिस में भी और किसी के साथ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। सिचुएशन बिकम वर्स एंड व्हेन चिल्ड्रन आर आल्सो इन्वॉल्व्ड। और यह सिचुएशन और भी ज़्यादा तब खराब हो जाती है जब बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद एक और प्रॉब्लम है अनमैरिड अडल्ट्स, जो कि बहुत ज़्यादा एज होती है, जिनका विवाह नहीं होता, उनके साथ क्या प्रॉब्लम रहती है। सम adults who are not able to get married and settled also lead a dissatisfied life. वो adults जिनकी अभी तक मतलब लेट एज में भी मैरिज नहीं होती, वो डिससेटिस्फाइड लाइफ व्यतीत करते हैं, मतलब असंतुष्ट जीवन जीते हैं। दे स्टार्ट फीलिंग इनएडुकेट एंड बिकम रिकल्स। वैरागी से हो जाते हैं और खुश नहीं रह पाते। दे डजंट मूव इन द सोसाइटी। और वो सोसाइटी में भी अपना अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते। समटाइम्स ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे डोंट मैरी बट दे मे डू सोशल सर्विस आल्सो। दे फील लोनली।
कई बार वो फैमिली की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण मैरिज नहीं कर पाते, फिर भी वे सोशल सर्विस बहुत करते हैं, समाज की सेवा के लिए तैयार रहते हैं, और जो मेन बात है वो अकेला फील करते हैं मैरिज न करने के कारण, क्योंकि उनका कोई जीवन साथी नहीं है, तो इसको ये प्रॉब्लम रहती है, अकेलेपन की समस्या उनके सामने आती है। तो ये जो उनके मेन कंसर्न है उसके बारे में हम पढ़ा, जो अर्ली अडल्टहुड में होते हैं। कल हम बात करेंगे द मिडल अडल्टहुड, जिसकी एज बताई गई है 40 to 60 ईयर्स। थैंक यू।